चलिए, तो ये आज बीबीए स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ये कैसा सेशन है? आप लोगों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड, राइट। तो जो बीबीए फाइनल ईयर में जो आप लोग स्पेशलाइजेशन लेते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन, जैसे कि आप फाइनेंस चूज़ किया है, मार्केटिंग चूज़ किया है, एचआर चूज़ किया है, बिजनेस एनालिटिक चूज़ किया है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है एक्स वाई जेड, उसके हिसाब से आपको आइदर आपकी ओन चॉइस होगी या आपके जो भी एच ओ डी या फिर जो आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स है वो आपको आपके टॉपिक्स अलॉटमेंट करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पर अपनी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये होती क्या है, पहले इस बात को समझ लो। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कि आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक मिला है, आप उस टॉपिक का इन डिटेल एनालिसिस कर रहे हो और वो एनालिसिस के बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। उसी को हम लोग कौन सी रिपोर्ट बोलते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, करेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कुछ फ्रंट पेजेस है जो आप लोगों को अपने मेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के स्टार्टिंग में अटैच करना पड़ता है। देन फिर उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट्स होते हैं कुछ, करेक्ट। तो कुछ सर्टिफिकेट्स है जो यहाँ पर अटैच करने पड़ते हैं। जस्ट यहाँ पर आपको अपना नाम एंड आपका जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, एंटर्ड करनी हुई, डिक्लेरेशंस वगैरह देना पड़ता है, करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, एक्नॉलेजमेंट, ऑल ये सारी चीज़ें, ओके। ये करने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों को जो अनदर जो चीज़ है वो है हमारा कि हमको जो मेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये तो पहला जो फ्रंट पेजेस है वो जस्ट एक क्या बोलते हैं, एडिटिंग वाला काम है। सबके लिए कॉमन फॉर्मेट रहेगा, आपको जस्ट अपने नाम एंड ऑल ये सारी चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना है। उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपके लिए यह है चैप्टर वाइज स्कीम, राइट। आपको इस सीक्वेंस में क्या करना होता है, हर कॉलेज का एक सीक्वेंस या एक फॉर्मेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिफरेंट डिफरेंट होता है, करेक्ट। तो आप लोगों को किस तरीके से, बाकी रहता यही सारा चीज़ें हैं, बस सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, करेक्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मेन टॉपिक मिला है जरा समझ लो करना कैसे की चीज़ों को। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में जो आपका टॉपिक है आपको उस टॉपिक के बारे में पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन डालना है, राइट। एटलीस्ट आपका ये इंट्रोडक्शन जो पैरा या पूरा जो डिटेल्स है ये एटलीस्ट वन मिनिमम 2 to 3 पेज की होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स 3-4 पेज तक जा सकता है मिनिमम, कम से कम। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देके ख़त्म कर रहा हूँ, मिनिमम 1 पेज तो भी जाना चाहिए। और अगर मैं एक मैक्सिमम लेंथ की बात करूँ 4-5 पेज के अंदर आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे मैं कोई एक फ़िलहाल में एक टॉपिक अपने साथ रख के आपको एक एग्जाम्पल देते हुए समझाता हूँ। जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिला या मेरा जो टॉपिक है अ स्टडी ऑन, राइट। मैं स्टडी कर रहा हूँ किसके ऊपर, ऑन म्यूचुअल फंड, राइट। किसके ऊपर? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ऑन डिफरेंट स्कीम्स। म्यूचुअल फंड तो बहुत बड़ा है ना, तो उसके अंदर मैं किसकी स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो अपने आप में बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा ना, तो मैं स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। या फिर स्कीम्स बोलो, फंड बोलो, मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, अभी अपना प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, मुझे उसकी स्टडी करना है। तो सबसे पहले मुझे समझाना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। उसका पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिए, उसके बारे में डाल दिए, उसकी थोड़ी हिस्ट्री डाल दिए कि म्यूचुअल फंड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे इनिशिएट हुई, उसका ये जो पूरा जो इवोल्यूशन हुआ, ग्रोथ हुआ वो। अब मैंने म्यूचुअल फंड एग्जांपल लिया, हो सकता है किसी के मतलब खाते में बैंक से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आ जाए या टॉपिक आ जाए, तो आप बैंक का पूरा पहले इंट्रोडक्शन एंड उसका इवोल्यूशन के बारे में करो। हो सकता है किसी को फार्मा हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड चीज़ें आ जाए, तो आपको जो सेगमेंट जो सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक मिला है पहले उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन बताओ आपके टॉपिक का। तो टॉपिक जो मेन जिस कंटेंट पे मिला है उसको। अब जैसे मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में मिला तो मैंने पूरा म्यूचुअल फंड को पहले एक्सप्लेन किया, राइट। क्या होता है किस मतलब म्यूचुअल फंड का ये जो पूरा इवोल्यूशन है वो। देन उसके बाद फिर मेरा जो कोर टॉपिक है, अब उस कोर टॉपिक को पहले जनरल टॉपिक जो ग्रॉस लेवल का जो टॉपिक था वो, अब मैं अपने माइक्रो टॉपिक पर आ जाऊंगा। माइक्रो मतलब जो एग्जैक्ट मेरा टॉपिक का हेडिंग है वो, अब उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे क्या मेरा मेन टॉपिक क्या था, स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये मेरा मेन टॉपिक। म्यूचुअल फंड नहीं है मेरा मेन टॉपिक, मेरे को म्यूचुअल फंड के जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होते हैं उसका एनालिसिस करना है। स्कीम्स ऑफ, जैसे कि मैं ग्रोथ फंड की बात करूं या फिर मैं रेगुलर फंड्स की बात करूं, करेक्ट, या फिर मैं इक्विटी फंड्स की बात करूं, डेप्ट फंड की बात करूं, तो ये जो अलग अलग म्यूचुअल फंड के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड है मुझे इसका एनालिसिस करना है। अब इसमें भी अगर मान लो मुझे इक्विटी फंड मिल जाए तो फिर मैं सिर्फ इक्विटी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मुझे डेप्ट फंड के बारे में अगर स्टडी करना तो मैं सिर्फ डेप्ट फंड को एक्सप्लेन करूंगा,
यानी जो आपका टॉपिक है स्पेसिफिक उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये मैक्स टू मैक्स 4 पेजेस तक के। सर इतना इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखेंगे आप चीज़ों को, और इसमें थोड़ा सा आप इमेजेस वगैरह भी इस्तेमाल करो। सर सब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे, राइट। तो अब आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी में आप लोगों को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते आना चाहिए, गूगल बर्ड्स का इस्तेमाल करते आना चाहिए, अलग अलग जो रिसोर्सेज है आपके पास वो रिसोर्सेज लिटरेचर का इस्तेमाल करते आना चाहिए, खुद की भी टाइपिंग करते आना चाहिए कि खुद भी आप अपने ओन वर्ड्स वहाँ पर कुछ लिख सको। ये किससे रिलेटेड बात किया मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे म्यूचुअल फंड की बात किया मैंने, तो म्यूचुअल फंड कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो ये जो सेक्टर है या इसका जो इंडस्ट्री है ये आता है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। किसके अंदर आता है, ये फाइनेंस के अंदर आता है। तो आपको पहले फाइनेंस सेक्टर को या फाइनेंस इंडस्ट्री को, और जो ये फाइनेंस तो एक सेक्टर हो गया, सेक्टर के अंदर फिर क्या आ गई आपके म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब मैं कोई एक स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ऐसे देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो म्यूचुअल फंड का क्या कर रही है, काम कर रही है। तो उन सबके ग्रुप को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। तो पहले आपको उस इंडस्ट्री को बताने के म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब वो समझाने के बाद हार्डली इसका इंट्रोडक्शन अगेन 1-1.5 पेज के आसपास चली जाएगा, इंडस्ट्री का एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद कंपनी प्रोफाइल, आप स्पेसिफिक कौन से कंपनी के ऊपर वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अब मैं म्यूचुअल फंड के स्कीम्स पे कर रहा हूँ, बट कौन सी कंपनी के स्कीम पे, तो मैंने बोला मैंने एनजे वेल्थ के स्कीम्स पर काम करना है। एनजे वेल्थ कौन है, तो एक म्यूचुअल फंड बेस्ड कंपनी है, तो मैं उस प्रोफाइल पर काम करना है मैंने, राइट। तो मुझे एनजे वेल्थ के बारे में बताना पड़ेगा। अच्छा, कोई हो सकता है रेबको के बारे में करे, रेबको भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, या अगर ग्रो के बारे में करो, ग्रो भी एक म्यूचुअल फंड बेस्ड कंपनी है, या फिर हो सकता है आप एसबीआई म्यूचुअल फंड पर करो। तो जो भी आपने कंपनी चूज किया है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड चूज किया तो एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रोफाइल बताओ कि ये कंपनी एज अ म्यूचुअल फंड कब से काम कर रही है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रमोटर्स कौन है, उसके बारे में, उस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, उसका मार्केट नेटवर्थ कितना है, अगर वो लिस्टेड या रजिस्टर्ड कंपनी है तो, करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, कंपनी प्रोफाइल के अंदर डिसाइड करनी है, राइट। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ डिसाइड हो जाएंगी, कंपनी प्रोफाइल के अंदर डिसाइड करनी है आपको। मतलब कंपनी का एक पूरा समझ लो बायोडेटा देना है। सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगे, अब 2 तरीके हैं। अगर आप लोकल किसी यहाँ के अगर ऑफिस के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो जिस जगह पर या जिस लोकेशन के लिए आप कर रहे हो, आप वहाँ का भी थोड़ा उस कंपनी प्रोफाइल के अंदर क्या करो, मेंशन करो कि मैं उस कंपनी की फलानी ब्रांच में गया था। जैसे कि मैं एनजे वेल्थ की बात करूँ, तो एनजे वेल्थ के फॉर एग्जांपल यहाँ एक ब्रांच या फिर एक उसका प्लेस है जहाँ से यहाँ से क्या होता है, मैनेज होता है, रजिस्टर्ड प्लेस है। हालांकि मेन कंपनी कहीं और रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है, करेक्ट। तो यहाँ तक अभी आपने मेन अभी तक टॉपिक चालू ही नहीं किया, अभी तक आपने अपनी स्टडी चालू नहीं किया है। अभी आपने क्या किया है, जो आप काम अपने प्रोजेक्ट जिस टॉपिक पर मिला है पहले उसका पूरा ओवरव्यू दे दिए। तो पहले 2 चैप्टर आपके काहे के लिए है या किस चीज़ पर बेस्ड है, राइट, किस चीज़ पर बेस्ड है। बोले शांत रहो, बोले इन लोग क्योंकि सामने वाले तो शांत रहेंगे नहीं। 2 मिनट गाइस, ये सब लोग अभी आ रहे हैं तो ओके। तो आपको कंपनी प्रोफाइल तक के डन। अब इसके बाद देखो सुनो, लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू ये आपको गूगल से कॉपी पेस्ट मारना है। सर मारेंगे तो हम समझ गूगल से कॉपी पेस्ट, लेकिन गूगल से भी थोड़ा सोच समझ के। लिटरेचर रिव्यू में आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है, उस जो आपका सब्जेक्ट मैटर है या जो आपका प्रोजेक्ट जिस पर आप बना रहे हो उस पर ऑलरेडी किसी ने पहले ही स्टडी करके बैठा हुआ है और वो पीएचडी होल्डर है जिसने क्या क्या रिसर्च किया है, तो उसके रिसर्च के हिसाब से क्या कंक्लूजन निकला है या उसने क्या बात बताया है, कब बताया है। तो जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो लिटरेचर मतलब कि जो पुराने जो पीएचडी होल्डर्स है या जो डॉक्टरेट है उन्होंने उस टॉपिक पर जो रिसर्च किया, उनका नाम, कब रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया, उसकी पूरी समरी आपको यहाँ पर डालनी होगी, करेक्ट। अच्छा, मैं एक और सेशन लूँगा इसके ऊपर, आज तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पहले सबको टॉपिक मिल जाए। सर्च कैसे करना, वाह सर ये भी बताओगे, यस। तो चैट जीपीटी, गूगल बर्ड्स, एआई टूल्स, इन सब का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप डेटा गैदर कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको फिजिकल विजिट उस जगह पर करनी चाहिए जहाँ से आपको डेटा, क्योंकि आपको चैट जीपीटी और लाइव फोटो बना के तो नहीं देगा, उसके लिए तो आपको एक्चुअल प्लेस पे जाकर उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपका जो भी सेगमेंट होगा आप पता कर लेना कि वो काम करने वाले आसपास में लोग हैं या नहीं है।
और आपको जाके वहाँ पर बोलना पड़ेगा कि भाई हमको ये फलाना फलाना प्रोजेक्ट है, हमको इस प्रोजेक्ट पे हम ये मतलब मैं, और आप लोग ये मत बोलना हम बीबीए स्टूडेंट, आप लोग ना बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो एक्चुअली। हम लोग बीबीए बोलते हैं ना, बीबीए बोलने से ज़्यादा अच्छा वर्ड कौन सा होता है, बिजनेस स्टडीज़, करेक्ट, या बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट से बोलना हम लोग, तो फिर शायद आपके इस शब्द से थोड़ा और हाँ भाई ठीक है, नहीं कुछ तो भी अच्छा काम करने के लिए निकले हैं। ओके, तो लिटरेचर रिव्यू में आपको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, एक पेज के अंदर लिटरेचर रिव्यू खत्म हो जाता है। तो ये अगेन आपको या तो कोई बुक के रेफरेंस, आजकल मैंने जो नोटिस किया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय आजकल बुक का रेफरेंस लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारी बुक्स आज ई बुक के रूप में अवेलेबल हो जाती है इस वजह से। तो लिटरेचर रिव्यू में हम बुक का रेफरेंस या फिर कोई ऑलरेडी ऑथर्स ने रिसर्च करके रखा है उसका रेफरेंस और उसका कंटेंट यहाँ पर हम ऐड करते हैं, करेक्ट। तो ये हो गए आपके शुरुआत के 3 टॉपिक। फिर उसके बाद रिसर्च यानी कि 3 चैप्टर, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है, रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड है। और रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर फिर टोटल 8 सब चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर 8 सब चैप्टर है। पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, और सबसे ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहीं पर किसी को कैंसिल किया जाता है तो इसी पॉइंट पर कैंसिल किया जाता है। भाई आपको ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड रहना है कि आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जो स्टडी कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस इंटेंशन से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो। तो आपको अपना ऑब्जेक्ट वहाँ पर क्या करना होता है, क्लियर करना होता है, राइट। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप करो तो उसको आगे चल के जस्टिफाई भी करना है आपने। जो आगे आप जब एनालिसिस करोगे ना, और ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है आपका, तो ये आपके ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो फंड की ग्रोथ के बारे में है, राइट, और आप पूरे आखिरी तक देख रहे हो तो ग्रोथ का कहीं जिक्र ही नहीं दूर तक, क्या किस बात का ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होनी चाहिए आपकी स्टडी, क्योंकि जो उद्देश्य आपने अपना बनाया रखा है उस उद्देश्य के हिसाब से तो आप अपना रिसर्च कंडक्ट करोगे, करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर आपको कैंसिल किया जाएगा, बार बार अमेंडमेंट के लिए लगाया जाएगा, तो शुरुआत के 3 पॉइंट में बिल्कुल बार बार चेंजेस नहीं करवाया जाएगा, करेक्ट। चेंजेस करवाया जाएगा तो ये रिसर्च मैथडोलॉजी, जो रिसर्च मैथडोलॉजी वाले पॉइंट्स है इसके अंदर क्या किया जाएगा, चेंजेस करवाया जाएगा, करेक्ट। एंड आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है, जब पिछला जो सेमेस्टर हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था RM रिसर्च मैथडोलॉजी, तब भी मैंने ये जब पढ़ाते समय सारी बातें किया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाया भी था, इफ़ याद होगा किसी को तो, करेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ऐसा भर भर के 10-12 ऑब्जेक्ट मत डालना, 3 या 4 ही डालना, लेकिन उसको पूरा जस्टिफाई करना। नहीं तो अपन क्या गूगल सर्च करके निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट, गूगल ने 15 पॉइंट दिया तो छाप दिए 15, 4 ही लो, 5 ही लो, मैक्स टू मैक्स, लेकिन उसको जस्टिफाई करते आना चाहिए, राइट। उसको क्या करते आना चाहिए, जस्टिफाई करते आना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास स्कोप ऑफ स्टडी। स्कोप ऑफ स्टडीज़ के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है कि हमने जो स्टडी किया है या जो हम स्टडी करने वाले हैं, हम कौन कौन से एरिया पर करने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, एरिया मतलब जोग्राफिकल एरिया नहीं, उस पर्टिकुलर जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट का कंटेक्स्ट है उसका आप यूज़ कौन कौन से एरिया को कवर करने वाले हो। जैसे एरिया का या स्कोप का मतलब यहाँ से कि जैसे मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मेरा म्यूचुअल फंड में स्कोप क्या है, म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो म्यूचुअल फंड में मेरा स्कोप है कि मैं अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग फंड के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो कि कौन कौन से फंड पर मैं काम कर रहा हूँ वो आएगा मेरा स्कोप का एरिया, यानी मैंने कितने एरिया को अपनी स्टडी के अंदर कवर कर रखा है, या मैं कौन कौन से चीज़ों का अपनी स्टडी के अंदर कवर करने वाला हूँ, उसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ स्टडी। तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर करना है। उसके बाद है लिमिटेशन, मतलब कमियाँ, कि जब आप ये स्टडी करने बैठे तो आपको किस किस बात की मतलब लाइक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, या फिर जो आपका जो रिसर्च का टॉपिक था उसका डाटा ही अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या गई आपको ओवरऑल आपके स्टडी के टाइम पर, करेक्ट। तो वो लिमिटेशंस आपको बतानी है, आपको आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या करना है, बताना है। और आप कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आप चाह कर भी स्टडी नहीं कर सकते। कुछ कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं आपके रिसर्च के अंदर जिसकी जानकारी कोई ना तो प्रोवाइड करता है और ना आप चाह कर भी उस एरिया पर क्या नहीं कर सकते,
स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कुछ एरिया आपके स्टडी में क्या होता है, सेंसिटिव होता है, तो हम उस जगह को एज अ लिमिटेशन करके छोड़ देते हैं। हम उस एरिया में क्या नहीं करते, स्टडी अपनी डिटेल्ड में नहीं पॉसिबल कर पाते। अच्छा, हाइपोथेसिस मतलब अगेन अजम्पशन लेना। हम क्या करेंगे, अजम्पशन लेंगे कि मेरा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, अजम्पशन लूँगा कि भाई ये दो मेरे अजम्पशन है, और फिर उस अजम्पशन की आगे चल के टेस्टिंग होगी। यानी मैंने अजम्पशन लिया कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल दो मैंने स्कीम्स के ऊपर मैंने रिसर्च करना है। एक एग्जांपल के लिए मैंने इक्विटी फंड और डेब्ट फंड के ऊपर क्या करना है, रिसर्च करना है या स्टडी करना है। तो मेरा अजम्पशन है इक्विटी फंड इज हाई रिस्कियर एज कंपेयर टू डेब्ट फंड, ये मेरा अजम्पशन है। अब ये मेरा अजम्पशन या तो सही होगा या तो गलत होगा, तो अब इस बात को प्रूफ करने के लिए अब मुझे आगे स्टडी और करनी पड़ेगी। मैंने अजम्पशन डिसाइड किया कि इक्विटी फंड आइदर हायर रिस्की है, किसके कंपैरिजन में, डेब्ट फंड के, ये मेरा अजम्पशन हो गया। तो अब इस अजम्पशन के लिए मुझे अब डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे पास डेटा क्या कलेक्ट करना है, तो मैं सारे ऐसे लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करूंगा जिनके पास इक्विटी फंड प्लस डेब्ट फंड हो, या फिर चलो लोगों के पास से न जाते हुए मैं थर्ड पार्टी या फिर मैं सेकेंडरी जो डेटा, दो तरीके से डेटा कलेक्ट होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स मतलब हम डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करके, ठीक है, या क्वेश्चनियर फॉर्म बनाकर जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा बोलते हैं। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है हमारा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है हमारा, जैसे हम लोगों ने कोई गूगल से डेटा निकाल लिया, कोई रिपोर्ट से डेटा निकाल लिया, उसको हम सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने डेटा क्या कर लिया, गेदर कर लिया। तो हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से आ रहा है और कौन सी मेथड से वो डेटा आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर सोर्स ऑफ डेटा के अंदर दिखाएंगे, कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलो, जैसे कई बार हो सकता है कि दो डिफरेंट फंड को लेकर आपके पास प्रोजेक्ट ना हो, कोई सिंगल चीज के ऊपर ही आपका प्रोजेक्ट हो, तो फिर आप देखो कि उस सिंगल में आपका अजम्पशन क्या है। जैसे मान लो मुझे सिर्फ इक्विटी का ही टॉपिक मिला है, इक्विटी फंड पर ही मुझे एनालिसिस करनी है, तो फिर मेरा सिर्फ इक्विटी को लेकर व्यू और एनालिसिस क्या बनता है, मेरा अजम्पशन क्या बनता है। जैसे मेरा अजम्पशन बनता है कि इक्विटी फंड गिव हायर रिटर्न एज कंपेयर टू अदर फंड्स, ठीक है। तो उसमें फिर मैं क्या करूंगा, अब उसको सिद्ध करूंगा, प्रूफ करूंगा कि सच में मेरा अजम्पशन सही है या गलत है। तो उसके लिए मेरे को पूरा डेटा वगैरह कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे इक्विटी का डेटा कलेक्ट करूंगा और देखूंगा कि इक्विटी से ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न अभी तक के आया हुआ है, और एट द एंड कंक्लूजन मिलेगा कि क्या सच में इक्विटी से वो रिटर्न उतना मिलता है। आंसर या तो आपके फेवर में आएगा या तो आपके अनफेवर में आएगा। तो वो सारी चीज़ आगे करना है। तो पहले हमने सोर्स ऑफ डेटा बता दिया कि हम डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेंगे। फिर सोर्स के बाद हमारा डेटा कलेक्शन करने का मेथड कौन कौन सा होगा, हम कौन कौन से तरीके से डेटा का कलेक्शन करेंगे। और डेटा कलेक्ट होने के बाद अब उस डेटा का एनालिसिस और क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका डीआई करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे इन डेप्थ में जाकर। और फिर उस इंटरप्रिटेशन से हम क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, और उस कंक्लूजन से फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। जो हमने ये अजम्पशन लिया था, ये हाइपोथेसिस को ही यहाँ पर टेस्ट करना होता है। ये इससे कनेक्ट होता है, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट कनेक्ट होता है। और ये सारे पॉइंट जितने भी कर रहे हो सब आपके ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होने चाहिए कहीं ना कहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट। यानी रिसर्च मैथोडोलॉजी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशियल चैप्टर है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बहुत इजीली हो जाता है। चैप्टर 4 में ही मेन आपको मगजमारी करनी है, और उसके बाद फिर फाइंडिंग्स एंड सजेशन, कि आपने अपने, ये भी मगजमारी वाला सेक्शन है थोड़ा सा। चैप्टर जो 6 है आपका, सॉरी 5 और है आपका, फाइंडिंग्स, यानी आपने ओवरऑल अपने पूरे रिसर्च के अंदर क्या फाइंड किया। और फाइंडिंग आपके, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, किससे मैच होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब आपका जो रिसर्च का मेन ऑब्जेक्ट है उससे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और फिर एट द एंड कंक्लूजन, अब कंक्लूजन्स में आप क्या कंक्लूड करोगे, वो आपके पूरे एनालिसिस के अंदर आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया उसको पूरा कंक्लूड करना है एक जगह पर, तो वो आप लोगों ने डालना है एज अ कंक्लूजन। और फिर एट द एंड कंक्लूजन के बाद सजेशन एंड रिकमेंडेशन। आपको लगता है कि भविष्य में अगर कोई उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता है तो आप उसको कुछ, क्योंकि आपने वो काम किया है तो अब आप सजेशन दे सकते हो ना। जैसे आपने 10th पास आउट किया, 12th पास आउट किया, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास आउट किया, तो आप अपने जूनियर को ज्ञान दे सकते हो ना, सजेशन दे सकते हो। कैसा सजेशन दोगे, देख ऐसा करना तो ऐसा होता है, वैसा करना तो वैसा होता है, राइट। तो जब आप पूरी स्टडी कर चुके होंगे तो
आप क्या कर सकते हो, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस दे सकते हो। ये सजेशन और रिकमेंडेशंस किन के लिए होता है, तो इसका जो फ्यूचर में लोग इस्तेमाल करेंगे उनके लिए होता है, करेक्ट। और एनेक्स्चर का मतलब होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है इसका मतलब, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सिनॉप्सिस, अब सिनॉप्सिस क्या होता है, एक समरी, जो बोलते हैं ना स्नैपशॉट, एक पूरे आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा बनने वाला है उसकी एक पूरी समरी को हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो आपको पहले सिनॉप्सिस जमा करना पड़ता है, करेक्ट, उसके बाद मेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। सिनॉप्सिस से पता चलता है कि जो आप प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हो उस वो जो प्रोजेक्ट पर आपका जो डायरेक्शन है वो सही वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है, सिनॉप्सिस से पता चल जाता है, करेक्ट। तो पहले आपको एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ सकता है अगर इफ रिक्वायर्ड है। तो कई लोगों को होता है मत बनाओ सिनॉप्सिस, डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, ऐसा भी चलता है। तो जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया जाता है उसके हिसाब से बाकी सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। इट इज़ अ समरी ऑफ होल प्रोजेक्ट, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस क्या होती है, एक समरी होती है। और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है रेफरेंस, आपने पूरा जो स्टडी किया तो कौन कौन सा रेफरेंस मटेरियल है जो आपने यूज़ किया, कोई किताब का इस्तेमाल किया क्या, कोई वेबसाइट का इस्तेमाल किया क्या, कोई गूगल डेटा का इस्तेमाल किया क्या, ठीक है, कोई गूगल डेटा वगैरह का इस्तेमाल किया क्या, वो क्या होता है हम लोगों का यहाँ पर एनालिसिस करते समय हम लोगों ने बिब्लियोग्राफी के अंदर डालना होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा किससे रिलेटेड डिस्कशन। आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज जो आपको बनाना है वो, सर एक आधा किसी का दिखाइए जिन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया हो, ऐसे किसी के एक आध की प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाइए। चलिए आपके सामने एक मैंने टॉपिक ओपन किया है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, राइट। पहला चैप्टर किससे रिलेटेड था, इंट्रोडक्शन। तो देखो जैसे इनका टॉपिक क्या था, इनका टॉपिक था अ स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट मॉडल कॉन्वेंट एंड द जूनियर साइंस कॉलेज गोरेगांव। तो गोरेगांव की कोई ये स्कूल है, राइट। तो वहाँ पर इनका क्या हुआ था, एक स्टडी था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। तो पहले उन्होंने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, राइट। तो अब इंट्रोडक्शन में अब इनका जो मेन टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से रिलेटेड था। तो इन्होंने पहले अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो पहले उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन में पहले बस समझाया फाइनेंस क्या है, राइट। फिर फाइनेंस के ये पूरे उन्होंने क्या किए, जितना भी उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन आ सकता था वो बताया। फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंस के क्या क्या है, वही टॉपिक को बढ़ाने के लिए उन्होंने फाइनेंस से संबंधित सारा इंट्रोडक्शन डाल दिया। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अब उससे रिलेटेड बात इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर डाल दी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, यानी अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, चैप्टर 1 चल रहा है पूरा, उससे संबंधित सारी जो जानकारी आपको पता है वो सब डाल दो इंट्रोडक्शन के अंदर, करेक्ट। फिर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन कौन इसका इस्तेमाल करता है, करेक्ट। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ओवरऑल प्रोसेस कैसी होती है उससे रिलेटेड चीज। तो इन्होंने यहाँ पर अपना पहला चैप्टर खत्म किया इंट्रोडक्शन का। लगभग 7 पेज तक इन्होंने 7-8 पेज तक सिर्फ क्या किया, इंट्रोडक्शन को लेके गए, राइट। अब जिस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये जो स्कूल है, राइट, ये जो एनालिसिस कर रहे हो एक्चुअली किसका कर रहे हैं, स्कूल का कर रहे हैं। यानी कि इनका जो टॉपिक का जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है, एजुकेशन सेक्टर को। तो इन्होंने एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात किया कि ये स्कूल है और इन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने एक ही पैराग्राफ पे ये एजुकेशन सिस्टम क्या है उस सिस्टम पर यहाँ पर काम किया। हालांकि इस पर और वो चाहे तो लंबा लिख सकते थे, जिनका ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट था। इन्होंने एक समरी फॉर्म में उस स्कूल या एजुकेशन सेक्टर के बारे में एक समरी बता दी। फिर देन उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर कंपनी प्रोफाइल का भी क्या था ऑप्शन, मतलब 2 टॉपिक थे ना सब टॉपिक चैप्टर 2 के अंदर। कौन कौन सा, एक तो पहले इंडस्ट्री के बारे में बता और दूसरा कंपनी की प्रोफाइल। तो कंपनी के प्रोफाइल में इन्होंने बताया कि भाई ये जो स्कूल है कब इस्टेब्लिश हुई, इस कंपनी का ओनर कौन है, फिर ये कंपनी में कितने क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, राइट, उसके बारे में। यहाँ टोटल टीचिंग स्टाफ कितना है, अदर स्टाफ कितना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बताने की कोशिश किया हुआ है, करेक्ट, ओके। फिर इसके बाद उन्होंने स्कूल से रिलेटेड कुछ सम जनरल एस्पेक्ट्स बताए कि उनके यहाँ करिकुलम्स होते हैं, टीचर्स की कुछ मीट्स वगैरह को लेकर है, फैसिलिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम्स करवाते हैं, असिस्मेंट करते रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर भी वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन्होंने उससे रिलेटेड अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या किया, यहाँ पर एक प्रोफाइल के अंदर डाल दिया,
करेक्ट। तो इनका यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 क्या हो जाता है, खत्म। फिर उनका अच्छा अभी खत्म नहीं, उन्होंने अपना मिशन और विजन भी बता दिया हमारे स्कूल का, मतलब जिस स्कूल पर इन्होंने रिसर्च किया था उसका मिशन और विजन क्या है वो। और उन्होंने फिर उसके बाद अपना चैप्टर नंबर जो 2 था क्लोज किया। और चैप्टर नंबर 3 किससे रिलेटेड था, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू इमेज से समझ में आ रही है, बहुत सारी किताबें हैं, आजकल किताबों की जगह गूगल ने ले लिया है, वेबसाइट्स ने ले लिया है, इसलिए लोग आजकल लिटरेचर रिव्यू कहाँ से निकाल डालते हैं, गूगल से निकालते हैं, है ना। देखो कैसे निकलता है ये, तो इन्होंने जो स्कूल सेगमेंट के ऊपर किया था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, इस टॉपिक पर किसी एम कुमार एंड आर कुमार ने 2019 में स्टडी किया हुआ है और उसके हिसाब से उनका ये ओपिनियन है, राइट। वैसे ही किसी आर सिंह एंड एस सिंह ने 2018 में स्टडी किया हुआ है और उनके हिसाब से उन्होंने 50 स्कूल के ऊपर रिसर्च किया और उनके हिसाब से ये कुछ उनका कंक्लूजन निकलता है। एस शाह एंड एस शाह ने 2017 में कुछ स्टडी किया था, उसके हिसाब से उनका कंक्लूजन ये निकलता है। फिर उसके अलावा आर शर्मा, रोहित शर्मा ना समझे, एंड एन गुप्ता, इन्होंने 2016 में स्टडी कर रखा था और उससे रिलेटेड उनका एक कंक्लूजन है। तो कितने लिटरेचर रिव्यू होना, तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 तो भी लिटरेचर रिव्यू आपने डालने चाहिए। जैसे इनके अगर हम काउंट करें तो ये 1 2 3 4, इधर फिर एक और है 5, तो इन्होंने भी लगभग 5 डाला है। एस पाटिल एंड एस पाटिल 2015 का रिसर्च इनका किया हुआ है, मतलब उसके ऊपर इन्होंने अपना क्या किया है, एक सजेशन डाला हुआ है। तो जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी इसमें आप छेड़खानी नहीं करोगे। अब एस पाटिल की जो थॉट थी, उसका जो कंक्लूजन था, उसका कंक्लूजन तो उसका ही रहेगा ना। आप इन शब्दों में हेरफेर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसलिए लिटरेचर रिव्यू को लेकर कोई भी अगर चेक करता है तो बिल्कुल ज़्यादा आपसे क्वेश्चन कर नहीं सकता भाई। अब एस पाटिल ने उसका ओपिनियन था, उसकी रिकमेंडेशन थी, तो उसके वर्ड में मैं छेड़छाड़ थोड़ी कर सकता हूँ, उसके रिकमेंडेशन को बदल थोड़ी सकता हूँ। उसने जिस ईयर में स्टडी किया वो तो ईयर वही रहेगा ना, उसको थोड़ी मैं बदल सकता, उसके नाम को थोड़ी मैं बदल सकता, उसके टॉपिक के टाइटल को थोड़ी बदल सकता हूँ, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। समझ में आया लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। ओके, नाउ कंक्लूजन्स की बात करते हैं। तो कंक्लूजन मतलब कि ये पूरा जो लिटरेचर रिव्यू जो दिया गया, हर एक ऑथर या फिर हर एक जो रिसर्चर ने जो इस रिसर्च में जो कंक्लूड किया, तो सबका मिला के एट द एंड कंक्लूजन क्या बनता है, यानी सबकी समरी कंक्लूजन, वो हमने यहाँ पर अपने कंक्लूजन में डाल दिया। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 क्या होता है, खत्म। और हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या होता है, शुरू। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है क्या, करेक्ट। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंसेस, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऐसा इन्होंने अपना ऑब्जेक्ट रखा है कि मैं जो स्टडी करूँगा उसके अंदर मैं स्कूल की ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करूँगा, इन्होंने वो चीज़। कंप्लायंसेस बराबर होते हैं या नहीं होते वो चेक करूँगा, कंप्लायंसेस मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन बराबर फॉलो होते या नहीं होते। और प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग कौन करता है, मैं उन चीज़ों को वहाँ पर जाकर चेक करूँगा, मेरा ये ऑब्जेक्ट है इस रिसर्च का। ऐसा उनके जिन्होंने भी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है उनकी थॉट थी, उनका ये ऑब्जेक्ट था और उन्होंने उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आगे डेटा कलेक्ट करना चाहिए था, करेक्ट। हालांकि अगर मैं देखूँ तो मेन इनके जो मेन टॉपिक है, टॉपिक से ऑब्जेक्ट मैच नहीं करता। सर क्यों, इनका टॉपिक का टाइटल क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना। तो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए ग्रोथ पोटेंशियल को जानना, राइट। किसको जानना, ग्रोथ पोटेंशियल को जानना, कंपनी के फाइनेंशियल साउंडनेस को पहचानना, ये इनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि कंपनी के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रही है, ठीक है, ना कि वो उनके मैनेजमेंट का एनालिसिस कर रही है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर इन्होंने क्या लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी से हम स्टाफ, स्टूडेंट, गवर्नमेंट एंटिटीज, इन सारे चीज लोगों के क्लियर पिक्चर्स हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखेंगे, इंक्लूडिंग हाउ फंड एंड अलोकेट द स्पेंड। हाँ ये बात ठीक है, फंड का अलोकेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप मैनेजमेंट के बारे में जान के क्या करोगे, वो आपके फाइनेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है। तो बी स्पेसिफिक, इसलिए मैंने क्या कहा, बी स्पेसिफिक विद योर ऑब्जेक्ट। आप प्रोजेक्ट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहो, स्पेसिफिक रहो, करेक्ट। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग एंड सॉरी यहाँ पर था मैं, स्कोप। स्कोप मतलब आप अपनी स्टडी कहाँ कहाँ करने वाले हो। तो इनका स्कोप ऑफ स्टडी में इनकम स्टेटमेंट ये चेक करने वाले थे, क्योंकि अभी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, कैश फ्लो देखना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट देखने पड़ेंगे, मैनेजमेंट के डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट देखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी,
करेक्ट। तो ये उनका स्कोप कि वो काम कौन कौन से एरिया में करने वाले हैं या रिसर्च कहाँ कहाँ करने वाले हैं। ओके, लिमिटेशन, क्या क्या कमी आई, तो इंफॉर्मेशन की कमी थी, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाई। और नॉट डिजाइंड टू मेजर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो चेक कर पा रहे थे लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके ऊपर इनका कोई निगरानी ही नहीं था, तो भैया वो ड्रॉबैक है, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई होंगी तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेट डेटा, राइट। अब डेटा एक्यूरेट मिलेगा नहीं मिलेगा ये पूरी डिपेंडेंसी है सामने वाले के ऊपर, सामने वाले ने जैसा दिया हमने सही मान के सॉल्व कर लिया। अब सामने ने गलत भी दिया होगा तो भी तो हम उसको एक्यूरेट मान के सॉल्व कर रहे हैं या अपना एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये ड्रॉबैक के अंदर गया। कॉम्प्लेक्स रहा उनके लिए थोड़ा चीज़ों को इंटरप्रेट करना समझना, करेक्ट, और लिमिटेड कंपैरिजन कर पाए क्योंकि स्कूल में वेरी इन साइज स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दूसरे स्कूल से कंपैरिजन वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि हर स्कूल का अपना डिफरेंट साइज, अपने हर एक स्कूल का स्ट्रक्चर, वहाँ के प्रैक्टिसेस सबके क्या होती है अलग अलग होती है, इसलिए इनका कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं कर पाए ये। ओके, तो ये उन्होंने अपने किसके बारे में बताया, स्कोप के बारे में बताया। फिर उसी के बाद आपका एक्चुअली रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा ऊपर रहना चाहिए था। फिर उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपन हाइपोथेसिस की भी बात करते हैं स्कोप के बाद। तो देखो हाइपोथेसिस में हमने क्या कहा, अजम्पशन देना पड़ता, तो ये उनका अजम्पशन था कि स्कूल विथ हायर लेवल ऑफ फंड रेजिंग रेवेन्यू विल हायर द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इनका मानना ऐसा है, अजम्पशन ऐसा था कि भाई फंड जितना ज़्यादा रेज करेंगे फाइनेंशियल साउंडनेस उतनी ज़्यादा बेटर रहेंगी। सच में ऐसा होता है क्या, वो उनको आगे स्टडी में पता करेगा और वो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रूफ करना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसे इन्होंने दो हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, यानी दो अलग अलग अजम्पशंस लिया और उसके बेसिस पर स्टडी किया। अच्छा, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, तो प्राइमरी सोर्स थ्रू क्वेश्चनियर और इंटरेक्शन विद एम्प्लॉय, तो उन्होंने उस स्पॉट पे जाके एम्प्लॉय से इंटरेक्शन किया होगा, तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्स बन गया। और सेकेंडरी डेटा के लिए इन्होंने लिटरेचर रिव्यू का इस्तेमाल किया। लिटरेचर रिव्यू मतलब जो रिव्यू ऑलरेडी या जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसके ऊपर। अच्छा, कितने प्रकार से रिसर्च किए जा सकते, तो दो टाइप के रिसर्च स्टडी, एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव। कभी तो भी आपने सीखा था एक्सप्लोरेटरी, आपको शायद 5th सेम के अंदर ये टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर टॉपिक पढ़ा हुआ था, राइट। इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट बताना है कि आप कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, अब नाउ यहाँ से अब उनका फाइनेंशियल डेटा का इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप जो डेटा कलेक्ट करोगे, इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था, फाइनेंस बैलेंस शीट कलेक्ट किया था, पीएल कलेक्ट किया था, वो ये उसका एनालिसिस कर रहे थे। 2020 का, 21 का, 22 का, 3 साल का उनका क्या चला, ये एनालिसिस चला, राइट। तो हर एनालिसिस के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जनरेट की, किसके फॉर्म में, एक चार्ट्स के फॉर्म में, करेक्ट। ये रिपोर्ट आई, ये उसका कंक्लूजन, राइट। ये रिपोर्ट आई, अच्छा वो सारी रिपोर्ट का ही पूरा क्या है, एनालिसिस या कंक्लूजन है, राइट। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हर किसी का इन्होंने यहाँ पर उसका आंसर का एक क्या बताया है, इंटरप्रिटेशन बताया है। ये हर एक आंसर का क्या है यहाँ पर, इंटरप्रिटेशन है, करेक्ट। तो ऐसे सब यहाँ पर अब इंटरप्रिटेशन चलेगा, ये लंबा चलता है फिर इंटरप्रिटेशन। तो इन्होंने हर एक सेगमेंट को पहले उसका वैल्यूएशन किया, क्योंकि इनका टॉपिक ही फाइनेंस था ना, जहाँ कैलकुलेशन रिलेटेड पार्ट आ गया था, तो इन्होंने हर एक चीज़ का कैलकुलेशन किया और उसका इंटरप्रिटेशन किया, कैलकुलेशन किया, इंटरप्रिटेशन किया, करेक्ट। कैलकुलेशन किया एंड इंटरप्रिटेशन किया। देन ये सारे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद फिर इन्होंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू कर दी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखो, पहला इनका अजम्पशन यही था क्या, फंड रेज रेवेन्यू हायर लेवल, राइट। अब ये उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, तो इनके हिसाब से यस एक्सेप्टेड, मतलब जो उन्होंने अजम्पशन लिया था वो सही है, इसलिए आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। तो पहले आपने पुराना हाइपोथेसिस का अजम्पशन बताया और उसके क्या कर दिए, टेस्टिंग। वैसे सेकंड वाले के साथ भी किए। ये एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट भी हो सकता था, अगर वो मान लो अजम्पशन सही नहीं होता, अजम्पशन गलत होता, तो फिर इसको रिजेक्ट भी करना पड़ता आपके अजम्पशन को। फिर उसके बाद आप पाँचवें अपने चैप्टर पर आ गए। पाँचवा चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड होता है आपका, फाइंडिंग एंड जो कंक्लूजन है उससे रिलेटेड, कि आपने अपनी स्टडीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें को सीखा, क्या क्या चीज़ फाइंड किया, तो ये उनकी पूरी फाइंडिंग्स है जो यहाँ पर लिखी गई है, करेक्ट। फिर फाइंडिंग्स के बाद आपने ओवरव्यू, जो आपको कंक्लूजन्स समझ में आया ओवरऑल, तो एक समराइज कर दो, कंक्लूड कर दो चीज़ों को। एंड उसके बाद फिर आपका सजेशन एंड रिकमेंडेशन, तो आप क्या सजेशन देना चाहते हो, तो ये उनके पूरे सजेशंस है, राइट, 5 पॉइंट में। और रिकमेंडेशन इन्होंने कुछ दिया नहीं है फिलहाल में, यहाँ पर दिख नहीं रहा, या तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी है नहीं, रिकमेंडेशन आगे आना चाहिए था। और उसके बाद फिर एक बिब्लोग्राफी, राइट, एक लास्ट सेगमेंट किसका होता है, बिब्लोग्राफी। तो बिब्लोग्राफी में आप सोर्स बता दो कि आपने डेटा कहाँ कहाँ से इस्तेमाल किया हुआ था। जैसे ये आपको दिख रही होंगी एक लिंक है ये, राइट,
स्कूल मैनेजमेंट एड्यू, ये यहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट किया था अपने स्टडी और एनालिसिस के लिए। तो ऐसा अगर कुछ एनालिसिस के लिए आप कुछ क्या इस्तेमाल कर रहे हो, अगर कोई रिसोर्सेज या कोई वेबसाइट या लिंक इस्तेमाल कर रहे हो तो बिब्लियोग्राफी के अंदर डालना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। मैंने सिर्फ आपको एक हिंट, एक डायरेक्शन और एक बताया कि किस वे में बन सकता है। आप जैसे जैसे इसको बनाना चालू करोगे, एक एक सेगमेंट वाइज उसको पहले कंप्लीट करते हुए चलना, चैप्टर वाइज बनाते हुए चलना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर बनाए ही गए हैं कि आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन काम आए। करेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाता है ताकि उसी के बेसिस पर पूरी रिसर्च की मेथोडोलॉजी अप्लाई होगी। डन।